कल जो ही जाने वाला है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ ਜੀ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। हैप्पी संडे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ हैप्पी संडे सर, कहाँ हैप्पी संडे बताओ। हर संडे आपसे मुलाकात कर लेते हैं। और क्या हैप्पी संडे सर, क्या यही ज़िंदगी है? यही ज़िंदगी है। देखो आने वाले 2 महीने बस यही ज़िंदगी है। आने वाले 2 महीने लगा दो सर, मैं सही बता रहा हूँ, एफर्ट्स लगा दो, पूरा झोंक दो अपने आप को, झोंक दो। मैंने कल एक वीडियो डाली थी 15 मिनट की, मेरे ख्याल से आप अगर आपने सुनी है तो आपने समझी भी होगी। बस लास्ट के 2 महीने ना लग जाओ सर, कमिटमेंट कर लो कि भाई साहब जान लगा दूंगा पूरी, मतलब पूरी जान लगा दूंगा। मुझे एग्जाम निकालने हैं, बट हाँ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी करनी है, बट पढ़ाई में कोई कमी छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब इस बार ना कमिटमेंट करनी है कि सर जून में एग्जाम निकालने हैं तो निकालने हैं बस, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। आज हमारा फिर सेशन नंबर 2 है हाई लेवल एमसीक्यूज का। आपके एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए थे, उम्मीद करूंगा आपको एमसीक्यूज करके मज़ा आया होगा जी। और जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो शायद उनको पता लग गया होगा कि ये वाले एमसीक्यूज जो है ना आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस के हैं। मतलब जो एमसीक्यूज, इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो भी दिसंबर के एग्जाम के अंदर बने थे, जो बच्चों ने कहा ना दिसंबर के अंदर पेपर बहुत मुश्किल बना था, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसा बना था जी, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज वो वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज मैंने एडिशनल डाले हैं। तो टोटल 20 एमसीक्यूज आज हमें कंप्लीट करने हैं। और मैं आज यहाँ पे इसलिए, मतलब क्योंकि अभी ना मेरी प्रोफेशनल वाली क्लास थी आज, तो लास्ट टाइम तो मैं पूरा का पूरा लाइव आ गया था जी, बट अभी लाइव प्रीमियर चल रहा है। बट आपने अपने आंसर जरूर चेक करने हैं कि आपके आंसर कितने सही हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी, जब क्लास हमारी ख़त्म होगी, कमेंट बॉक्स में ना, वीडियो ख़त्म होगा अभी नहीं, वीडियो ख़त्म, कमेंट बॉक्स में सब ने यहाँ पे डालना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं जी, ठीक है। और मैं अभी कह दूं, जिसके 18 या उससे ऊपर होंगे बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसके 15 या उससे ऊपर होंगे वो भी सही है, 15 से कम वाले सारे बच्चे नालायक होंगे। बस ये बात ध्यान देना जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जी, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, आओ जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एक बार यहाँ पे चेक करो एमसीक्यूज आपके कौन कौन सी हैं जी। इधर देखो ध्यान से, अब ये वाले एमसीक्यूज हैं, 1 बाय 1 इसके आंसर देखते हैं कि आंसर क्या क्या निकल के आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये हमारा सेशन नंबर 2 है जी। सेशन नंबर 1 के एमसीक्यूज ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे लास्ट संडे को मैंने डाल दिए थे जी। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं, लास्ट संडे को भी हमारा सेशन था और हर संडे हमारा सेशन होता है क्वेश्चंस वाला जी, ठीक है जी। आओ जी अब स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल है सर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, असेसी एज पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मीन्स ए पर्सन बाय होम इनकम टैक्स और सुपर टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा जी? एक तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सोच के बोला आपको, मैंने पहले भी कहा था कि एसएससी में कौन आएगा जी? डीम्ड एसएससी भी कवर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी कवर होंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट भी कवर होंगे। वो सब के सब लोग जो होंगे वो एसएससी में कवर हो जाएंगे। तो अपने बोल दो, क्या एसएससी इन डिफॉल्ट कवर होगा? यस कवर होगा जी। क्या डीम्ड एसएससी या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी एसएससी में कवर होंगे? यस कवर होंगे जी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा हुआ है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन अंडरटेकन फॉर असेसमेंट ऑन दिस इनकम और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज ही इज असेसेबल। तो क्या ये भी एसएससी में कवर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यस कवर हो जाएगा। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर डीम्ड एसएससी होगा तो क्या वो भी एसएससी में कवर होगा? नहीं होगा? यस कवर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पहले का आंसर बनेगा डी। और ये दिसंबर 21 के एग्जाम का क्वेश्चन है, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा बताओ जी, ठीक है जी। तो पहले का आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर बनेगा जी डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड देखो कितना आसान है। सेकंड में कहना चाह रहे हैं जी, सेकंड कहना चाह रहे हैं इनकम टैक्स एज पर सेक्शन नंबर 41 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। अब कह रहे हैं जो पर्सन की डेफिनेशन है ना 231 में, तो इनमें से पर्सन में कौन कवर नहीं होता? याद करो, पर्सन में कौन कवर होंगे? इंडिविजुअल कवर है, एचयूएफ कवर है, एओपी कवर है, बीवाई कवर है, लोकल अथॉरिटी कवर है, कंपनी कवर है जी, सोसाइटी कवर है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो सब लोग पर्सन में कवर होते हैं। अब अगर इनमें से पर्सन में कौन कवर नहीं होता जी? एओपी कवर हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ फर्म ये कवर नहीं होता जी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यस कवर होते हैं, नोटिफाइड एंटिटी ये 231 में कहीं लिखा नहीं है, तो ये दोनों जो है ना ये कवर नहीं होते। मतलब दूसरा और चौथा ये दोनों जो है ये 231 की डेफिनेशन में कवर नहीं है। एक बार जाके
231 की डेफिनेशन खोल लेना, आपने नोट्स ओपन कर, मैंने वहाँ पे लिखवाई भी थी। 231 में चेक करो, ना तो ये कवर है ना ही ये कवर है, एओपी कवर है, बीओई कवर है, ये दोनों कवर है, बट ये दोनों कवर नहीं है। उसने पूछा क्या है कि इसमें कौन कवर नहीं है, ये बताओ। तो कौन कवर नहीं है जी? सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? सर मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कहता था कि क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल बना, आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कौन से मुश्किल बने, आप खुद कहोगे सर क्वेश्चन आसान थे बस हमसे सोल्व नहीं हुए। अब 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और ये दोनों ही दिसंबर 21 के हैं। बताओ इसमें मुश्किल क्या है जी? उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन 3 कहना चाह रहा है पंकज कुमार, हाँ जी हेलो अंकल, सीधे होकर बैठो प्लीज यार। देखो यार ऐसे लेट के नहीं क्लास देखो, लेट के अगर क्लास देखोगे ना फिर महापाप लगेगा। मैं सही बता रहा हूँ सर, अगर ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ेगा कि यस जो हमने प्रोविजन पढ़े हैं उसका फायदा हमें हो रहा है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है पंकज कुमार ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग सैलरी एम्प्लॉयमेंट रिसीव अमाउंट ऑफ डिविडेंड है 42,725 फ्रॉम ए कैनेडियन कंपनी credited in his bank account in Canada in March 21. The amount of dividend of 42,725 was remitted to India during the month of February 2022. अब अगर the amount of dividend so received shall be taxable in assessment year 22-23 when the residential status of Pankaj Kumar is. अब एक बार सोच के बताओ सर, याद करो डिविडेंड की इनकम जो उसने कमाई थी मार्च 21 में कमाई थी, मतलब ये इनकम कमाई कब थी? ये इनकम 2021 में कमाई थी। अब अगर ये इनकम 2021 में कमाई थी और ये रेमिटेंस कम हो रही है, रेमिटेंस कब हो रही है? 21-22 में। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के बच्चों को ध्यान आया नहीं है सर। अगर किसी बच्चे ने रिवीजन क्लास भी सही ढंग से सुनी होंगी ना, मैंने उसके अंदर भी कहा था कि अगर कोई इनकम बाहर कमाई बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, मैं दोबारा बोलूंगा जी, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेंस जो होगा वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब सोच के बोलना, आपने कमाई 2021 में थी, रेमिटेंस आपने 21-22 में की है, तो जिस ईयर में आपने रेमिटेंस की है तो क्या उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी? आंसर इज नो ना। तो वो कह रहा है बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ना तो इसके हाथ में होगी, ना ही इसके हाथ में होगी, ना ही इसके हाथ में होगी। नॉट इंक्लूडेड इन एनी केस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? भाई आपको मुश्किल लग रहे थे ना, बताओ इसमें इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा सर? मतलब आपको मैंने क्लास में कितनी बार कहा था लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया किसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मतलब 20-21 में इनकम कमाई है, 21-22 में रेमिटेंस किया, तो लेटर ऑन ही तो हो गया, अगले साल ही तो हो गया। तो जिस ईयर के अंदर रेमिटेंस करेंगे उस साल वो किसी की इनकम में ऐड नहीं होगी, चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो। तो ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे का आंसर बनेगा जी डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान है सर। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाह रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ राघव बोर्न इन दिल्ली एंड ए सिटीजन ऑफ इंडिया who was staying in India during the previous year September 2021 to March 2022 for 125 days. मतलब सितंबर से लेके मार्च तक वो 125 दिन के लिए इंडिया में रहा, ठीक है। For assessment year 22-23 would be if Raghav during the previous year 21-22 was having income in India 17,25,000 रुपये और उसकी फॉरेन इनकम जो है वो 30 लाख रुपए है। मतलब फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के जो अदर इनकम है वो 17,25,000 रुपये है। और फिर वो कहना चाह रहे हैं वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल है, जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था अगर वो सिंगल डे भी इंडिया में नहीं भी रहा होगा ना तो भी वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा और डीम्ड रेजिडेंट बनने के बाद वो आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर होगा। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा जी? नालायक को याद करो 6-1A आपको मैंने रिवीजन करवाई थी अभी 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 वाली रिवीजन क्लास में। अगर कोई बच्चा डेली बेस पे रिवीजन क्लास भी अटेंड कर रहा होगा उसको ही पता होगा। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है और वो किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है तो वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा और डीम्ड रेजिडेंट बनने के बाद ना वो आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके आईसीएसआई ने ये बोला कि इसका आंसर डी भी दे दोगे तो भी सही है, बी भी दोगे तो भी सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर है जी बी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आईसीएसआई ने जो उन्होंने आंसर दिए उन्होंने कहा इसमें से कोई भी आंसर दे दो, बट मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर बी है। रीजन बिंग क्योंकि अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा तो उसको बनने के बाद वो आरएनओआर बनेगा ना, तो अगर हमें आरएनओआर आंसर दिया हुआ है तो आरएनओआर ही करके आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है जी। तो ये प्रोविजन कौन सा है, ये सेक्शन 61A जो डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये उसका क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब बताओ इससे मुश्किल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा जी। बच्चा कह रहा है सर फिर वहां समझ क्यों नहीं आता, जैसे आप यहाँ पे करवाते हो, देखो सारे हमें समझ में आ रहे हैं और आप खुद देखो हम आपको सही आंसर दे रहे हैं ना, तो फिर वहां दिक्कत क्या आती है, वहां दिक्कत आती है कि आप 3 घंटे का प्रेशर झेल नहीं पाते। और सर वो झेलना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा फ्री रख के चलो, बस पढ़ते प्रोविजन पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जब वहां पे पेपर सामने है तो घबराओ मत, अपने प्रोविजन पे कॉन्फिडेंस रखो। और आपको मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं सर, मुश्किल से मुश्किल पेपर बन जाए, 60 क्वेश्चन आसान इस बार भी थे, हर बार बनेंगे 60 क्वेश्चन, तो आसान बनते ही बनते हैं। मेन गेम है 40 की, पर पहले वो 60 तो लो, आप 40 के चक्कर में 60 भी खराब करके आते हो। तो सिंपल सी बात वैसे निकल करके, जब भी एग्जाम के, जब भी पेपर हाथ में आए ना, सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन कौन से आसान है जो हमें पहले करने हैं। जो मुश्किल है छोड़ दो उसको, सारा मुश्किल नहीं है सर, सारे मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 60 क्वेश्चन आसान होंगे, पहले वो 60 का टारगेट लो, ना कि 40 का टारगेट लो जी। मेरी बात पल्ले पड़ रही है आपके, पक्का पक्का। अब आगे बढ़ो जो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है जी, कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी इनकम निकाल के दे रखी है 6,50,000 रुपए। अब टोटल इनकम कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मींस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करनी, मैं दोबारा कह रहा हूं, गलती से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस मत कर देना। रीजन मींस उसने टोटल इनकम कंप्यूट करके दी हुई है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की हुई है। अब अगर है टोटल इनकम कंप्यूटेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी 6,50,000 रुपए, एंड अदर सोर्स की इनकम जो उसकी निकल के आ रही है, अदर एंड ऑफ द अदर सोर्स ऑफ सेवक कुमार हु हैव अटेन द एज ऑफ 60 ईयर, कब हुई है, 1 अप्रैल 22 को। अब याद करो, अगर 1 अप्रैल 22 को अगर वो 60 साल का हुआ, तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था 31 मार्च को ही वो 60 साल का मान लेंगे। अगर वो 1 अप्रैल को भी 60 साल का हुआ, तो याद करो मैंने कहा था 31 मार्च को ही 60 साल का मान लेंगे, तो 31 मार्च को ही वो 60 साल का हो गया। फिर वो कहना चाह रहे हैं जी, और उसकी जो इनकम है 6,50,000 रुपये आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन 60,000 रुपये अंडर सेक्शन 80C ऑफ द एक्ट। ओके, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब जो ये 60, जो आपकी 6.5 लाख रुपए की इनकम है ना, इसमें से 80C की डिडक्शन माइनस हो चुकी है। मतलब आपकी फिर वैसे इनकम कितनी है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मतलब 6,50,000 रुपये की इनकम कैसी है, टोटल इनकम है, मतलब डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो अगर डिडक्शन माइनस करने के बाद अगर 6.5 लाख रुपए की इनकम है, तो वैसे इनकम कितनी है, 7,10,000 रुपए की इनकम है। सर 7,10,000 रुपए की इनकम है कैसे, ओए नालायकों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, एक बात मुझे बताओ, 60,000 रुपए की जब डिडक्शन माइनस कर दी है, तो उससे पहले मेरी इनकम कितनी होगी, 7,10,000 होगी ना भाई। 7,10,000 में से अगर मैं 60,000 रुपए का बेनिफिट क्लेम करूंगा, तभी तो इनकम 6.5 लाख बनेगी। तो कह रहा है कि जो 6.5 लाख रुपए की इनकम है, उसमें डिडक्शन माइनस हो चुकी है, जो 6.5 लाख रुपए की इनकम है उसमें डिडक्शन माइनस हो चुकी है, तो इनकम कितनी बनेगी, इनकम बनेगी आपकी 7,10,000 रुपए की। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया सर। उसके बाद देखो रही, फिर वो कहना चाह रहा है लाइबिलिटी ऑफ सेवक कुमार व्हेन ही ओप टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको टैक्स निकालना है अगर उसने 115 BAC लिया हुआ है। तो अगर 115 BAC लिया है ना, तो पहली बात 80C तो अलाउड होगा नहीं। याद करो सर, 115 BAC जो नई स्कीम आई है, उस नई स्कीम में आपको मैंने कहा था काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, और सेक्शन 80C से लेकर 80U तक का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब क्या उसकी इनकम पे अगर मैं टैक्स निकालूंगा, तो इनकम 6.5 लाख की लूंगा या 7,10,000 की लूंगा, 7,10,000 की लूंगा। और कमाल की बात, एज 60 साल की भी है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, लिमिट आपको 2.5 लाख की मिलेगी। अरे यार विवेक सर को क्या हो गया, विवेक सर सही तो है, अरे विवेक सर कैसी बात कर रहे हो, अब लिमिट आपको 2.5 लाख की क्यों मिलेगी। याद करो, मैंने पहले भी कहा था, नई स्कीम जो 115 BAC है, उसमें कहीं पे 3 लाख की लिमिट नहीं है, कहीं 5 लाख की लिमिट नहीं है, हर केस में लिमिट 2.5 लाख की है। सर जो 3 लाख और 5 लाख रुपए की लिमिट है ना, वो एप्लीकेबल तब है अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो। अगर 115 BAC में कवर हो रहे हो, तो आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, लिमिट आपको हमेशा 2.5 लाख की मिलेगी। अच्छा, हाँ हाँ याद आ गया सर। तो इनकम कितनी होगी, 7,10,000 रुपये, क्योंकि 60,000 रुपये की मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को 115 BAC लेना है, और 115 BAC अगर मैं लूंगा तो डिडक्शन मुझे मिलेगी नहीं। डिडक्शन नहीं मिलेगी तो इनकम कितनी होगी, 7,10,000 रुपये। तो टैक्स जो मैं निकालूंगा वो 7,10,000 रुपये निकालूंगा। अब ये बताओ जी, आपके अगर 115 BAC आपने लिया तो टैक्स कितना है, 2.5 लाख तक तो नील है।
फिर 2.5 लाख से अगर ऊपर इनकम होगी 5 लाख तक होगी तो 5% है। अगर 5 लाख से ऊपर इनकम होगी 7.5 लाख तक होगी तो 10% है। अब चेक करो, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होगी और 7.5 लाख तक होगी, हाँ जी, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होगी और 7.5 लाख तक होगी तो 10% टैक्स है। इनकम कितनी है? 7,10,000 रुपये। तो 5 लाख से कितनी ऊपर है? 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये का 10%, 21,000 रुपये, तो ये टैक्स आ गया। ठीक है, अब इनकम बची 5 लाख, उसमें 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, तो 2.5 लाख का 5% ये टैक्स आ गया, 12,500 रुपये का ये टैक्स हो गया। तो 21,000 प्लस में 12,500 ये टैक्स हो गया 33,500, प्लस में अगर मैं 4% सेस जोड़ दूंगा तो आपका टैक्स निकल गया 34,840 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा जी? अरे सर ये बेकार की बातें मत करो, ये आसान है क्या? दिमाग घुमा दिया हमारा। इसमें है क्या सर दिमाग घुमाने वाला? पर इतना मुश्किल तो बनेगा यार, इतना मुश्किल तो आप एक्सपेक्ट करोगे? उसने साफ साफ सब कुछ बता रखा है। कह रहा 6.5 लाख की इनकम है, उसमें 60,000 रुपये की डिडक्शन माइनस कर दी है, तो इनकम 7,10,000 रुपये की है। और फिर वो कह रहा है 60 साल का वो हो गया। अब प्रॉब्लम क्या, अगर वो कहता ना 115 बीएससी नहीं लिया, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर वो कहता कि 115 बीएससी नहीं लिया, नॉर्मल स्कीम ली है, फिर मैं 3 लाख की लिमिट देता, फिर मैं 3 लाख के बेस पे करता, बट और इनकम फिर मेरी 6.5 लाख होती। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, अगर 115 बीएससी नहीं लेता तो इनकम 6.5 लाख की मानता। रीजन बिंग क्योंकि नॉर्मल स्कीम में डिडक्शन मिल जाती है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बट उसने यहाँ पे मुझे कहा है, यहाँ मुझे कहा है कि आपको 115 बीएससी लेना है, तो अगर 115 बीएससी लेना है तो साहब मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी, लिमिट मेरी 2.5 लाख की रहेगी। उसके बेस पे मैंने आंसर निकाल दिया जी। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है। ओ माय गॉड, समझ में आ गया जी, पल्ले पड़ गया पक्का पक्का। तो ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस तरह से आंसर निकलेगा। 7,10,000 की इनकम है, रेट ऑफ टैक्स आपको पता है। अब ये मुझे मत कहना कि सर टैक्स निकालना नहीं आ रहा, फिर अपना चुप करके चैप्टर नंबर 1 पढ़ो। तो अगर टैक्स निकालना नहीं आ रहा फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सर। ये रिवीजन क्लास चल रही है, रेगुलर बैच नहीं चल रहा। और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो तो भूल के मत कहेंगे टैक्स निकालना नहीं आ रहा जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपने रेट ऑफ टैक्स लिखे हुए हैं, रेट ऑफ टैक्स आप जाके चेक करो, रिवीजन भी मैंने करवा दिया, उसके बेस पे आंसर निकाला जी मैंने। ठीक है जी, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने 115 बीएडी नहीं लिया। तो अगर 115 बीएडी नहीं लिया तो मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। तो नॉर्मल स्कीम में क्या कहा था, 10,000 तक 10% टैक्स है। अगर इनकम 10,000 से ऊपर होगी, 20,000 तक होगी तो 20% टैक्स है। अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी तो जो इनकम 20,000 से ऊपर होगी उस पर 30% टैक्स है। अब अगर सोसाइटी की इनकम 1,20,000 रुपये है तो 20,000 से कितनी ज़्यादा है जी? एक बात बताओ, अगर सोसाइटी की इनकम 1,20,000 रुपये है तो 20,000 से कितनी ज़्यादा है? 1 लाख रुपये। तो जो इनकम 20,000 से ऊपर होगी 1 लाख रुपये, उसका 30% टैक्स आ गया, 30,000 रुपये, तो ये टैक्स आ गया। ठीक है नी। फिर इनकम 20,000 बची, 10,000 से ऊपर कितनी है? 10,000 रुपये, उसका लगा दोगे 20%, 2,000 रुपये ये टैक्स आ गया। फिर 10,000 बची, 10,000 रुपये का लगा दोगे आप 10% टैक्स, तो 1,000 रुपये ये टैक्स आ गया। अब एक बार कैलकुलेट करना कितना आ गया जी, ये आपका निकल के आ गया 30 प्लस में 2 प्लस में 1, 33,000 प्लस में 4%, तो 34,320 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा जी, ये आंसर निकल के आ रहा है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा भाई रे? अरे चोरे भाई रे, इधर इधर भाई रे, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा भाई? 34,320 रुपये आंसर निकल के आ रहा। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सोसाइटी के टैक्स रेट आपने पढ़े हुए हैं, नॉर्मल वाले लगाने हैं, 115 बीएडी नहीं लगाना। नॉर्मल वाले क्या थे? 10,000 तक 10% है, उसके बाद 20% है, और अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी उसके इसमें 30% है। वही पैटर्न मैंने फॉलो किया जी। आ गया मजा जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो जी, अगला पॉइंट चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है सैलरी का। अब वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट ना अभी हमने रिवाइज नहीं किया, बट मैं फिर भी करा रहा हूँ। क्यों? आपने पहले तो पढ़ा होगा ना, तो ये मत कहना कि जो हमने रिवीजन किया उसकी हम क्वेश्चन करेंगे। सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले सबने पढ़ा हुआ है जी। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, बिना पढ़े बैठे हैं, तो पहले मैं कह दूंगी चले जाओ, क्योंकि बिना बात के आपको कंफ्यूजन होगी, आप मेरे को गालियां निकालोगे, भला बुरा बोलोगे, फायदा कुछ भी नहीं है। रीजन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने एक बार तो पहले जरूर पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बेस पे आंसर देते हैं। बाकी रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूँ, रिवीजन क्लास तो हमारी चल ही रही है ना, बट क्वेश्चन जो करने हैं कम से कम वो तो देखें कि हमें क्वेश्चन कैसे बने थे।
इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है सर, इस बार के एग्जाम का। बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है हर्ष है, उसकी एज 45 साल की है, इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट इन हाई होप इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1 Feb 21। ही हैज प्रोवाइडेड ए कार 2000 सीसी। बताओ, अब गाड़ी मिली है कंपनी की तरफ से, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, गाड़ी एम्प्लॉयर की है जी, और 2000 सीसी की है, मतलब बड़ी गाड़ी है। फिर वो कहना चाह रहे हैं विच इज एक्सक्लूसिवली यूज बाई हिम फॉर प्राइवेट एंड द पर्सनल पर्पस, मतलब 100% पर्सनल पर्पस के लिए यूज की है जी। मतलब गाड़ी एम्प्लॉयर की है, उसको 100% पर्सनल पर्पस में यूज करें, ऑफिस में यूज नहीं की, ऑफिस में यूज ही नहीं की, मतलब यूज कहां पे हो रहा है, 100% पर्सनल हो रहा है। फिर वो कहना चाह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट गाड़ी की 18 लाख रुपए की है, और मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 5000 है, और फुली मेट बाय एम्प्लॉयर। लो जी, कमाल की बात है, वो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। अब अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, याद करो जो हमने क्लास में डायग्राम बनाया था ना, ये फोर्थ केस का सेकंड पॉइंट है। एक डायग्राम आपको याद करो नालायक को, बाकी जो रिवीजन क्लास में भी बच्चे आ रहे हैं, मैं रिवीजन क्लास में जब मैं रिवीजन कराऊंगा मोटर कार के, आपको मैं वहां पे दिखाऊंगा ये एग्जांपल कौन सा है। ये एग्जांपल कौन सा है कि गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, और अगर 100% गाड़ी पर्सनल यूज हो रही है तो गाड़ी का 10% और खर्चा पूरा टैक्सेबल कर दो। सर यही तो हमने क्लास में किया था कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% और खर्चा पूरा टैक्सेबल है। अब गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, 18 लाख रुपए, उसका 10% कितना हो गया, 1,80,000 रुपये, ये हो गया। और खर्चा कितना है, 5,000 पर मंथ है, तो पूरे साल में कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो अगर आप चेक करोगे 2,40,000 रुपये आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसका आंसर इससे आसान और क्या होगा जी। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बच्चा कह रहा है सर यहाँ 2400 पर मंथ नहीं आएगा। वो 2400 पर मंथ कब आता है सर, छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, वो कब आता है, वो तब आता है अगर हमने गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों जगह यूज की हो। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज की है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% प्लस में एक्चुअल चार्जेस। तो एक्चुअल कॉस्ट हमें दी हुई है, चार्जेस हमें दिए हुए हैं, बताओ इससे आसान और क्या बनेगा जी। उसका 10% निकाल लो, 1,80,000 रुपये, और 5,000 पर मंथ है, पूरे 12 महीने 60,000 रुपये, तो 180 प्लस में 60 हो गया 240। तो आपका आंसर कितना निकल गया, 2,40,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का पक्का क्लियर है। अब 8th पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल ग्रेचुटी इन केस द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अब अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा, हाँ जी, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा उस केस में क्या लेते हैं, उस केस में लेते हैं सर एक्चुअल और 20 लाख रुपए, और तीसरा हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और हाफ मंथ का मतलब होता है 15/26, हाफ मंथ मतलब 15/26। तो 25 नहीं है, 28 नहीं है, 31 नहीं है, 15/26 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें 15/26 लेना होता है, वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बड़े मुश्किल है, कैसे सोल्व हो पाएंगे, बड़े मुश्किल हैं, कैसे सोल्व हो पाएंगे, तो आप खुद बताओ, बड़े मुश्किल हैं या आसान हैं। सर आसान, चलो आसान अगर नहीं लगे तो एवरेज तो है, कर तो सकते हो, इतने मुश्किल तो नहीं है सर। अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से पढ़े हैं तो बताओ क्वेश्चन सोल्व हो तो रहे हैं यार। और ये आप ही करके दिखा रहे हो, मैं नहीं करके दिखा रहा सर, ये आप ही मुझे रिकॉल करवा रहे हो। तो अगर आप यहां पे कर रहे हो तो एग्जाम में भी कर सकते हो, बस आपका माइंड वहां पे प्रेशर झेल जाए, बस और कुछ नहीं है जी। आपने प्रैक्टिस अगर सही ढंग से की हुई है, मैं सही बता रहा हूं सर, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जी, ठीक है। बाकी जो बच्चा प्रैक्टिस सेशन अटेंड ही नहीं करेगा उसके मैं नहीं कह रहा, बट जो रिवीजन और प्रैक्टिस सही ढंग से देख रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा आपको जी, ठीक है जी। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर अलग दिया है और उसने एक एजम्पशन मान के दी है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो एजम्पशन सही नहीं है। बट भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, उसके बेस पे हम करके चलेंगे। बट मैं आपको बताऊंगा कि उसने ऐसा मतलब जो माना है मेरे अकॉर्डिंग सही क्यों नहीं है, मैं उसको बताऊंगा जी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ना बच्चों को इतना मुश्किल लगा था ना, इतना मुश्किल लगा, बच्चा कह रहा हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा सर क्वेश्चन क्या है, और सैलरी वाला क्वेश्चन है। अब जिन जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं, जिनका भी बैच चल रहा है, रोहित, राघव, दिशा, अंजलि, लक्षिता, नेहा, पूजा और काफी सारे बच्चे, और जो सामने मेरे बैठे हैं, सब ध्यान से पढ़ना, आपने मुझे आंसर देना है, सब ध्यान से पढ़ना और खुद बताना क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है। एक बार क्वेश्चन देखो, ये क्या था, क्वेश्चन क्या है, मनोज इज ए सैलरी एम्प्लॉय, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब पीरियड है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, वेयर ही वाज एम्प्लॉय बाय राम कंपनी अप टू 31 मई, मतलब राम कंपनी में 31 मई तक काम किया। तो अगर 31 मई तक काम किया तो अप्रैल और मई 2 महीने काम किया। तो अगर अप्रैल और मई 2 महीने काम किया तो सैलरी 2 महीने की मिलेगी, डीए 2 महीने का मिलेगा, कमीशन 2 महीने का मिलेगा, मतलब सब कुछ 2 महीने का मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं श्याम कंपनी में अपने काम किया 1 जून से, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च, तो मतलब 2 महीने यहाँ पे काम किया, 10 महीने यहाँ पे क्या काम किया। आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया, आधा तो यहीं पे सोल्व हो गया ना सर। प्रॉब्लम क्या, बच्चा ये देख ही नहीं पा रहा सर, क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन में है क्या। उसने कहा मई तक काम किया, 2 महीने यहाँ 10 महीने वहां पे, काम खत्म हो गया। फिर उसने कहा जी ऑल दी फिगर गिवन इन द टेबल बिलो आर ऑन पर मंथ बेसिस, मतलब सारी फिगर पर मंथ बेसिस पे हैं, मतलब सारी फिगर पर मंथ बेस पे हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोच के बताओ, बेसिक सैलरी 42,000 पे है, तो 42,000 पे है, 2 महीनों में कितनी मिलेगी वो आ जाएगी। डीए कह रहे हैं, डीए कह रहे हैं एंटायर पार्टी सैलरी फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन, मतलब डीए हमारा उठोए वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, तो डीए हमारा उठोए वाला है। तो अगर उठोए वाला ना होता तो भी हम ग्रोस सैलरी में लेते, ठीक है जी, बट ये भी हमें डीए लेना पड़ेगा। तो 4,000 है, तो 4,000 मल्टीप्लाई 2, फिर कमीशन ऑन सेल है 7500 रुपये, तो 7500 रुपये मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे एचआरए मिला नहीं जी, इस केस में एचआरए मिला नहीं, राम कंपनी से कोई भी एचआरए नहीं मिला। तो अगर राम कंपनी से कोई भी एचआरए नहीं मिला तो 2 महीनों की सैलरी 84,000 ये हो गया, 8,000 रुपये ये हो गया, 15,000 रुपये ये हो गया, तो टोटल जो मेरा हो गया ना 1,07,000 की मेरी सैलरी आ रही है, ग्रोस सैलरी जो मुझे राम कंपनी से मिली है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ कैसे निकली है जी। 84,000 2 महीने की सैलरी, 8,000 रुपये 2 महीने का डीए, 15,000 रुपये आपका हो गया कमीशन, 1,07,000 रुपये की सैलरी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब आओ जी श्याम कंपनी वाले केस में। श्याम कंपनी में 56,000 मल्टीप्लाई 10, ये 8,000 रुपये कमीशन मिल रहा है, मल्टीप्लाई आप 10। अब एचआरए हमें टैक्सेबल निकालना है, हमें एचआरए टैक्सेबल निकालना है जी। अब हमें अगर एचआरए टैक्सेबल निकालना है तो एचआरए कैसे निकालते हैं जी। हाँ जी, हेलो रोहित, रोहित यार बताओ ना एचआरए कैसे निकालते हैं। सर एचआरए निकालते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, पहला एक्चुअल, दूसरा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, तीसरा अगर मेट्रो सिटी में तो 50 है, अदर में तो 40 है। अब ये कहाँ पे है, जयपुर में है, तो अगर ये एम्प्लॉय मेरे ख्याल से जयपुर में है, देखो जयपुर में है ना, तो मतलब आपका 40% है। अब एक बार चेक करना एक्चुअल मुझे एचआरए कितना मिला है, वो कह रहे हैं एचआरए मिला है 9,000 रुपये, तो अगर 9,000 मिला तो 9,000 मल्टीप्लाइड 10, क्योंकि 10 महीने का मिला होगा ना, क्योंकि 10 महीने मैंने शाम कंपनी में काम किया, तो 90,000 मुझे एचआरए मिला। रेंट मैंने कितना पे किया, 8,000 पे। अब 8,000 पे 10 महीने का, तो 80,000 पे रेंट पे किया, माइनस में 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी निकालनी है, अब सैलरी में लेते हैं बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मैं दोबारा बोलूंगा, बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। अब बेसिक सैलरी मुझे दी है 56,000 मल्टीप्लाई 10, तो 5,60,000 रुपये की तो मेरी ये सैलरी निकल के आ गई जी। अब डीए मुझे दिया नहीं हुआ, डीए मुझे दिया नहीं। अब कमीशन दिए, कमीशन ऑन सेल। अब जब इंस्टीट्यूट ने पेपर दिया था ना, उसमें फिक्स वर्ड नहीं लिखा था, मैंने लिखा है फिक्स वर्ड, मैंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने लिखा कमीशन ऑन सेल। तो पढ़ने से क्या लग रहा है सर, सेल मींस टर्नओवर ना, तो क्या टर्नओवर वाली कमीशन लेते हैं, नहीं लेते, लेते हैं सर। क्या हम टर्नओवर वाली कमीशन लेते हैं, नहीं लेते, लेते हैं ना, बट इन्होंने कैलकुलेशन में नहीं ली। मतलब इन्होंने ये एज्यूम किया है कि परसेंटेज नहीं दी हुई, वैल्यू दी है, तो ये फिक्स वाली कमीशन है, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है। बट हाँ, अगर इन्होंने इसको फिक्स माना है तो हम भी फिक्स मान के चलेंगे। मतलब आगे से अगर कमीशन ऑन सेल दी है और वैल्यू दी है तो आप फिक्स मान के चलोगे, अगर परसेंटेज दी है साथ में टर्नओवर दी है फिर वो टर्नओवर वाली लेके चलोगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये भी लेनी बनती थी, क्योंकि सर मेरे अकॉर्डिंग फिक्स कमीशन नहीं है, ये सेल की कमीशन है, और सेल मीन्स टर्नओवर ना, तो वो आपने परसेंटेज निकाल ली होगी। बट इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने वैल्यू दी है जी, हम इसको फिक्स मान के चल रहे हैं कि पर मंथ इतनी फिक्स मिलती है, और अगर पर मंथ इतनी फिक्स है तो भैया सिंपल सी बात है, ये टर्नओवर वाली नहीं है, आपको फिक्स लेके चलनी है। और अगर ये फिक्स कमीशन है तो एचआरए की कैलकुलेशन में नहीं लेनी। तो अगर एचआरए में नहीं लेनी तो फिर सैलरी कितनी है, 5,60,000 रुपये, क्योंकि डीए है नहीं, कमीशन लेनी नहीं, उसका 10% कितना आ गया जी, 56,000 रुपये, यहाँ 56,000 आ गया 10%। और फिर तीसरे में सैलरी का 40%, तो सैलरी मेरी 5,60,000 रुपये है,
उसका 40% आएगा 2,24,000 रुपये। अब यहाँ पे 80,000 माइनस में 56,000 कितना आ गया जी, 24,000 रुपये निकल के आ गया। अब सोच के बोलना ये 24,000 रुपये निकल के आ रहा है, तो ये 24,000 रुपये, 90,000 रुपये और 2,24,000 रुपये, लेस कितना बन गया 24,000 रुपये। तो एचआरए मुझे मिला कितना, 90,000 माइनस में 24,000 एग्जाम है, टैक्सेबल कितना हो गया, 66,000 रुपये टैक्सेबल हो गया जी। तो एक तो 5,60,000 रुपये की ये सैलरी टैक्सेबल है, 80,000 रुपये का कमीशन, ये तो सर ग्रोस सैलरी में तो जुड़ेगा ना, ग्रोस सैलरी में तो आएगा, याद करो मैंने कहा था ग्रोस सैलरी में तो सब कुछ आता है, बट हाँ एचआरए कैलकुलेशन में नहीं आएगा, एचआरए में नहीं आएगा, ग्रोस सैलरी में आएगा। 80,000 रुपये हो गया, और जो एचआरए हमने टैक्सेबल निकाला 66,000 रुपये आ गया। तो अब चेक करना कितना आ रहा है जी। अब 5,60,000 रुपये ये, 80,000 रुपये ये, 66,000 रुपये ये, तो 7,06,000 रुपये ये आ रहा है। अब 7,06,000 रुपये तो ये सैलरी आ रही है, और 1,07,000 रुपये राम कंपनी वाली आ रही है। तो टोटल मेरा हो गया, अगर मैं चेक करूं 8,13,000 रुपये, 8,13,000 रुपये ग्रोस सैलरी है, 50,000 की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। अब अगर 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा तो माइनस में 50,000 रुपये, 7,63,000 रुपये टैक्सेबल सैलरी मेरी निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर निकल के आएगा। सर आप इसे आसान कह रहे हो, बताओ आसान, ये कहाँ से आसान हुआ, इसमें मुश्किल क्या हुआ बताओ मेरे को। मुश्किल क्या सर, यही तो है कि 2 कंपनी दी हैं। सर अगर 2 कंपनी ना दी हो तो बताओ इसके अंदर है क्या सर, मेन दिक्कत 2 कंपनी की तो है, और राम कंपनी में तो कुछ है ही नहीं। राम कंपनी में क्या है, 2 महीने काम किया, 2 महीने की सैलरी, 2 महीने का डीए, 2 महीने का कमीशन जोड़ दिया, बस मैंने एचआरए की कैलकुलेशन जो है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ एचआरए मैंने कैसे निकाला है। आप में से काफी सारे बच्चों को डाउट होगा एचआरए कैसे निकाला, पहले तो एक बार जाके नोट्स चेक करो जी। और इवन मैंने एचआरए अभी रिवाइज करवाया है सर, एचआरए मेरे ख्याल से मैंने कल की क्लास में ही रिवाइज करवाया है, रिवीजन क्लास के अंदर ही, कि एचआरए जैसे मिलता है एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, तीसरा अगर मेट्रो में है तो 50, अदर में है तो 40। एचआरए कितना मिला 9,000 रुपये, 10 महीने का 90,000 रुपये, रेंट पेड कितना है 8,000 रुपये, 10 महीने का 80,000 रुपये, माइनस में 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में ना सिर्फ बेसिक सैलरी हमें लेनी है, क्योंकि डीए हमें दिया नहीं हुआ, कमीशन फिक्स वाली है, फिक्स वाली कमीशन हम लेते नहीं है, क्योंकि कमीशन कौन सी लेते हैं, परसेंटेज वाली नहीं दी हुई, फिक्स वाली दी है, तो ये हमें लेनी नहीं है। तो सिर्फ सैलरी बनेगी 5,60,000, उसका 10% 56,000 रुपये, तो रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी 56,000 रुपये, तो 24,000 रुपये निकल के आ गया, और सैलरी का 40% ज़्यादा आएगा, तो 90,000 मुझे मिला, 24 एग्जाम्प्ट है, 66,000 रुपये टैक्सेबल हो गया जी। अब सैलरी निकाल लो, बेसिक 5,60, डीए हमें दिया नहीं, कमीशन पूरी 80,000 रुपये, और एचआरए टैक्सेबल 66,000 रुपये, तो 7,06,000 और 1,07,000, 8,13,000 माइनस में 50,000, 7,63,000 रुपये, ये हमारा आंसर निकल के आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का डन है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ना जिनको भी डाउट है ना, एक बार वीडियो करके चाहे पीछे सुन लेना बाद में आराम से, क्योंकि सर मैं दोबारा कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, और अब ना इसी लेवल के ही क्वेश्चन बनेंगे, आप माइंड प्रिपेयर करके चलो, और हमें इसी लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है ना। हमें अब एमसीक्यूज वो एक एक लाइन वाले नहीं करने सर, हमें इसी लेवल की तैयारी करनी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल सिंपल है, वो अगर 3 घर हैं, 3 घर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, तो बताओ अगर 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या करोगे। अब सिंपल से बता, 3 घर में से 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, और बाकी जो घर होंगे उसको डीम्ड लेट आउट मान के हम ट्रीटमेंट दे देंगे। तो एक घर नहीं मानेंगे, एक घर नहीं मानेंगे, 2 घर हम मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी को हम मान लेंगे लेट आउट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई जो हमें 2 घर अच्छे लगते होंगे उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, तीसरे को लेट आउट मान लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी बनेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 पता किसका है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का है। याद करो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन 1 ओनर होते हैं, को ओनर होते हैं, तो मैंने कहा था कि को ओनर वाले केस में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है ना, वो 2 लाख रुपए तक हर को ओनर को मिलती है, मतलब 2 लाख रुपए टोटल नहीं है। हाँ जी अंकल, राघव 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 राघव, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सीधे के बैठो नालायक, बिल्कुल नहीं सोना। याद करो राघव, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कहा था, आप तो रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो,
और जो बाकी बच्चे हैं, पहले तो पढ़ा होगा ना आपने, याद करो आपने हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब भी कॉर्नर की बात होती है तो इंटरेस्ट वाले केस में 2 लाख ईच कॉर्नर की लिमिट होती है। अब वो कह रहे हैं कि दो कॉर्नर हैं, पहले कॉर्नर ने 3,05,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, दूसरे कॉर्नर ने भी 3,05,000 का इंटरेस्ट पे किया। देखो लिखा ना, ईच को ओनर ने जो इंटरेस्ट पे किया वो 3,05,000 है। तो टोटल इंटरेस्ट 3,05,000 नहीं है, हेलो अंकल, टोटल इंटरेस्ट नहीं है, हर को ओनर ने 3,05,000 पे किया। तो अगर हर को ओनर ने 3,05,000 पे किया है तो लिमिट आपकी 2 लाख रुपए की है। तो हर को ओनर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकता है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो अगर 3,05,000 यहाँ है, 3,05,000 यहाँ है, तो बेनिफिट मुझे 2 लाख तक का मिलेगा। बस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या होगा जी। सर ये सारी बात हमने क्लास में पढ़ी है, ये मेरे को ऐसे आंखें मत देखो कि सर ये तो हमें याद ही नहीं आ रहा, याद आना चाहिए आपको। सेक्शन नंबर 26 को ओनर वाला, कि अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम करते हैं। हर को ओनर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट लेता है। तो अगर हर को ओनर, इसने 3,05,000 पे किए, इसने 3,05,000 पे किए, तो बेनिफिट जो मिलेगा वो 2-2 लाख का मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना। डन है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 तो गिरा हुआ है, उठाओ पहले इसको, उठाओ, उठ जा क्वेश्चन 10, उठ जा। देखो क्वेश्चन 10 में क्या है जी, क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं 45,000 पे आपको एरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है जी। अब अगर 45,000 पे एरियर्स ऑफ रेंट है, आपको मैंने पहले भी कहा था एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी पूरी टैक्सेबल नहीं होती, 70% होती है। याद करो 25 कैपिटल ए, कि अगर किसी पर्सन को अनरियलाइज रेंट मिलेगा या एरियर्स ऑफ रेंट मिलेगा, उसकी रिकवरी फुल टैक्सेबल नहीं करनी, 70% टैक्सेबल करनी है। तो अगर 45,000 पे है, आप 70% निकाल लो। 45,000 रुपये का आप 70% निकालोगे तो मेरे ख्याल से 31,500 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10वें का आंसर बनेगा जी ए। उसके बाद देखो जी 11वां, 11वां तो बिल्कुल सिंपल है। 11वें के अंदर क्या सर, 11वें के अंदर कह रहे हैं बताओ जी, इनकम टैक्स का सरचार्ज एप्लीकेबल कब होता है? पार्टनरशिप कौन से वाले केस में? पार्टनरशिप फर्म वाले केस में। तो पार्टनरशिप फर्म वाले केस में अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो 12% सरचार्ज है। इनकम अगर 1 करोड़ तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। तो लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपए की है ना, मतलब 1 करोड़ मतलब 100 लाख रुपए की लिमिट है। तो 100 लाख रुपए की लिमिट होती है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जी, मिस्टर कुमार ओन ए कमर्शियल बिल्डिंग इन राजस्थान विच इज लेट आउट है 1 अप्रैल 20 को। मंथली रेंट है 30,000 पर मंथ का। वो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं जी 15,000 पे एंड 20,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 ऑन 31 मार्च 22। याद करो मैंने पहले भी कहा था जी, म्यूनिसिपल टैक्स जितने भी पे करोगे सारे माइनस होंगे। म्यूनिसिपल टैक्स आप जो भी पे करोगे सारे माइनस होंगे, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये बात मैंने क्लास के अंदर भी कही थी कि चाहे पिछले साल के हों, चाहे अगले साल के हों, चाहे इस साल के हों, अगर आपने इस साल जितने म्यूनिसिपल टैक्स पे किए होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है 1 मई 2022 रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द नेट इनकम चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बताओ जी, अब एक बात माना, 30,000 पे पर मंथ रेंट है। 30,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया जी? 3,60,000 रुपये। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स आपने कितने पे कर दिए? 20 और 15, 35,000 रुपये आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिए। तो आपकी एनएवी कितनी आ गई? 360 माइनस में 35, आगे 325, माइनस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A 30%। तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो 97,500। तो नेट इनकम जो आ गई वो कितनी आ गई जी इसकी? 2,27,500। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या जी? भाई सिंपल सी बात है, मैं एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, वही हमारी जीएवी आ गई, वही हमारी जीएवी है, माइनस में म्यूनिसिपल टैक्स। अब अगर म्यूनिसिपल टैक्स करोगे तो हमारी एनएवी आ गई। अब एनएवी निकलने के बाद 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे तो बैलेंस आपकी नेट इनकम आएगी 2,27,500 रुपये। ये आपका टैक्स निकल गया। 12वें का आंसर बनेगा जी सी। ठीक है जी। तो एक बार 12th का आंसर देख लेते हैं। 12th का आंसर बनेगा सी। ठीक है जी, ये देख लो जी, 12th का आंसर है ए। ये कैसे निकाल दिया इन्होंने? म्यूनिसिपल टैक्स 360 माइनस में 41,500, 360 है ना,
1 अप्रैल 20 से मंथली रेंट है। पेड म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 31 मार्च, 31 मार्च एंड 1 मई। अच्छा 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 अच्छा, ऑन 1 मई। ये तो 1 मई 22 को पे किए हैं इसने। वो कह रहे हैं पेड म्यूनिसिपल टैक्स तो अगले साल पे किए हैं ना। हाँ तो फिर तो गलत है, फिर तो माइनस में, माइनस में। ठीक है जी। ओले देख लो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना, नालायक को क्वेश्चन ध्यान से पढ़वा दिया करो। बच्चा कह रहे हम कह रहे थे सर हमारा मैसेज तो आप पढ़ नहीं रहे, एक बार आप पढ़ तो देखो, लाइव चैट में हमने लिखा हुआ है कि सर आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे उसने म्यूनिसिपल टैक्स जो पे किए हैं 15,000 रुपये पे किए हैं 31 मार्च तक, और ये 20,000 रुपये के म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किए 1 मई को। तो 1 मई का मतलब तो अगला साल हो गया ना भाई, ये तो अगले साल पे किए हैं, तो ये जब पे किए होंगे डिडक्शन उस साल मिलेगी। हमें डिडक्शन निकालनी है 21 22 की, तो ये तो उसने पे किया 22 23 में, तो 22 23 के अंदर पे किए होंगे, तो फिर अगले साल इसको अलाउड करेंगे ना। तो इस साल कितने अलाउड करेंगे? 15,000 रुपये। अच्छा, तो 3,60,000, सिर्फ 15,000 रुपये इस साल के अलाउड होंगे, तो 3,45,000 माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अब 2,41,500 रुपये। ये आंसर आपका निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का रही, ये आपका 12th का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दूं? पक्का पक्का रही। चलो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कई बच्चों के बाद पल्ले नहीं पड़ रही। अरे भाई रे 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 रे, पखर 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 पखर, मेरे बच्चे लेटना नहीं, लेटना नहीं, सीधे होके बैठो बिल्कुल जी। अब मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ जी, ये 20,000 रुपये के जो आपके म्यूनिसिपल टैक्स हैं, ये आपके 22-23 के ना, तो अगर 22-23 के तो अलाउड कब होंगे? 22-23 में। अभी कितने अलाउड होंगे? जो इस साल पे किए हैं। इस साल कितने पे किए? 15,000 रुपये, तो इसलिए मैंने 15,000 रुपये माइनस किए हैं। ठीक है जी, अगली बार आओ जी, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहे हैं इफ एन इंडिविजुअल opt to be taxed under the new alternative tax regime which of the following deduction will be allowed। मतलब अगर 115 BSc वाली स्कीम लेते हो, अगर कोई इंडिविजुअल 115 BSc की स्कीम लेगा तो उसको कौन से बेनिफिट मिल जाएगा? LTC नहीं मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद जी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी एम्प्लॉयमेंट टैक्स जी, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स सेक्शन 16 की डिडक्शन, सेक्शन 16 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर स्पेसिफाइड अलाउंस एग्जाम 10-14, याद करो मैं कहता 10-14 के सारे अलाउंस नहीं मिलते, बट 4 अलाउंस ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, अगर आपको याद आ रहा हो जी डेली अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये 4 अलाउंस मिल जाते हैं। अगर आपने 115 BSc भी ली है तो 10-14 के सारे अलाउंस नहीं मिलते, बस इन चारों को मिल जाते हैं। तो उसने मुझसे क्या पूछा कि कौन से मिल जाते हैं, तो ना तो ये मिलता, ना ये मिलता, ना ये मिलता, ये वाले मिल जाते हैं 4 अलाउंस, बस ये बात ध्यान दो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा जी डी। डन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी क्या है, वो कह रहे हैं व्हेन इज कार इज ओन और हायर बाय एम्प्लॉयर एंड इज रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट यूज आर मेट बाय एम्प्लॉय। मतलब गाड़ी एम्प्लॉयर की है जी, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय का है, और उसको यूज कर रहे हैं पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल। अब अगर यूज करें पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और गाड़ी छोटी गाड़ी है जी, नहीं गाड़ी बड़ी है, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी द इंजन है उसका 1.6 लीटर से ऊपर। अब सोच के बोलना जी, अगर गाड़ी बड़ी गाड़ी है, अगर गाड़ी बड़ी गाड़ी है, पहले मैं को बताऊँ ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है? अरे याद करो नालायको, केस कौन सा? सैलरी वाले केस में अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय का है, और अगर यूज दोनों का पर है, तो टेबल जो मैंने क्लास के अंदर बनवाई थी उसमें तीसरे केस का ये तीसरा केस है। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, और अगर बड़ी गाड़ी होगी तो 900 रुपये पर मंथ गाड़ी के, 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के। याद करो 600 900 900, अगर छोटी गाड़ी है तो 600, बड़ी गाड़ी है तो 900, ड्राइवर के 900। यहाँ पे गाड़ी कौन सी है? बड़ी है, तो अगर बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपये गाड़ी के और 900 रुपये ड्राइवर के। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, 900 रुपये प्लस में 900 रुपये किसके होंगे? शॉफर के। अगर अगर ड्राइवर साथ में मिले तो 900 रुपये ड्राइवर के भी हैं और 900 रुपये गाड़ी के हैं, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, और अगर मान लो छोटी गाड़ी होती तो 600 रुपये गाड़ी के होते और 900 रुपये ड्राइवर के होते, बट गाड़ी उसने बोला एक्सीड है तो फिर गाड़ी बड़ी है जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। डन है जी, पक्का पक्का। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर प्रकाश ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ द फॉलोइंग सैलरी डिटेल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। बेसिक सैलरी 60,000 पर एनम है जी, बेसिक सैलरी 60,000 पर एनम है। ठीक है जी, 24,000 रुपये आपका डी है, अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 3600 रुपये है, बहुत अच्छी बात है जी।
LIC का प्रीमियम पे किया पेड बाय एम्प्लॉयर 3600 रुपये, तो अगर LIC का प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो टैक्सेबल परक्यूसिट बन जाता है। याद करो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे LIC का प्रीमियम पे कर देगा तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूसिट है, तो 3600 रुपये का तो ये प्रीमियम बन गया। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 2000 एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे 2000 पे ऐड करेंगे और 2000 ही माइनस कर देंगे। अब इनकम टैक्स उसने कितना पे किया जी, एम्प्लॉय इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 2000 पे, तो वो तो छोड़ दो। अब ये बताओ 60,000 पे प्लस में 24,000 पे प्लस में 3600 प्लस में 3600, तो ये हो गया 91,200 माइनस में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है जी, तो आंसर बनेगा 41,200। आंसर बनेगा 41,200 रुपये, आंसर ये निकल के आएगा जी। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो जी 60,000 रुपये की सैलरी है, 24,000 रुपये का डी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3600 रुपये। मैंने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट है। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद जी फिर आपका 3600 रुपये क्या आ गया जी, LIC प्रीमियम पे किया, उसके बाद में परक्यूसिट बन गया 3600 रुपये टैक्सेबल। इनकम टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब प्रोफेशनल टैक्स का ना, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, ICSI ने इसके दो आंसर दिए हैं जी। ICSI कहता है, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जो एम्प्लॉयर देगा उसको जोड़ दो और एम्प्लॉय वाला माइनस कर दो। तो यहाँ पे 2000 पे अगर जोड़ दोगे तो आंसर बनेगा 43,200। तो इंस्टीट्यूट कहता है, मैं नहीं कह रहा सर, ये ओल्ड सिलेबस के एग्जाम के अंदर इस बार का क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप उनके आंसर चेक करोगे, उनके आंसर में साफ उसने दो आंसर दिए, कह रहा 43,200 भी सही, 41,200 भी सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल जो है वो 41,200 है। रीजन, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो जो एम्प्लॉयर ने दिया होगा वही तो पे किया होगा ना, तो 2000 पे जोड़ेंगे और 2000 ही माइनस करेंगे। तो अगर वही जोड़ेंगे वही माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट नील आएगा, तो आंसर 41,200 बनना चाहिए। बट उनको पता है कि बच्चे नालायक है, वो इतना इतना समझ नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों ने 2000 पे ऐड भी किए हैं, इंस्टीट्यूट ने कहा हम सही कर रहे हैं उसको, 43,200 भी सही है। बट मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल जो आंसर बनेगा 41,200 है, तो 41,200 इज परफेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको पता हो आपके सप्लीमेंट में न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड हो, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं जी, और ग्रेस नंबर मिले हैं सबको, ग्रेस नंबर सबको मिले हैं। ठीक है, वैसे अगर गलती होती नहीं है इंस्टीट्यूट पर, अगर गलती हो जाती है तो ग्रेस नंबर मिलते हैं जी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन गलत बन गया ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रोफेशनल टैक्स क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर मैं एज्यूम करूंगा कि जो एम्प्लॉयर ने पे किया वही एम्प्लॉय ने जमा कराया, तो 2000 जोड़ूंगा 2000 माइनस करूंगा। अगर मैं ये कह दूं कि एम्प्लॉयर ने मुझे दिए, तो 2000 पे जोड़ूंगा, एम्प्लॉय वाले माइनस नहीं करूंगा। तो फिर बट लॉजिकल क्या निकल के आ रहा है, 41,200 रुपये, तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर जी। डन है जी। उसके बाद एक बार फिर आगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या आएगा जी, एओपी मींस मैंने पहले भी कहा था इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल, इसमें दोनों कवर होंगे, तो इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल, क्योंकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल आते हैं, एओपी के अंदर इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल दोनों आते हैं जी। सेक्शन 27 किसका है जी, सेक्शन 27 डिफाइन करता है असेसी की डेफिनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, गिरे हुए हैं जी। ठीक है, उसके बाद देखो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कितने महीने का होता है, ये तो मैंने पहले क्लास के अंदर भी कहा था कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का, 12 से कम भी होता है, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, ऑप्शन नंबर ए जी। उसके बाद सर्कुलर कौन इशू करता है सर, सर्कुलर इशू करता है CBDT, और किसको फॉलो करने होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किस पे बाइंडिंग नहीं होते, असेसी पे बाइंडिंग नहीं होते। याद करो नोटिफिकेशन दोनों पे बाइंडिंग होती है, सर्कुलर जो होते हैं वो असेसी पर बाइंडिंग नहीं होते, डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो सर्कुलर इशू करता है CBDT, इनकम टैक्स अथॉरिटी पर बाइंडिंग होते हैं, असेसी पर बाइंडिंग नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, और लास्ट है हिंदू को छोड़ के कौन सी फैमिली HF क्रिएट कर सकती है, सिख फैमिली और जैन फैमिली, क्योंकि मुस्लिम फैमिली और क्रिश्चियन फैमिली HF क्रिएट नहीं कर सकते। सिख फैमिली कर सकती है, जैन फैमिली कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों फैमिली HF क्रिएट कर सकती हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक है, तो सो सिंपल सो इजी, और मुझे पता क्या लग रहा है, आपके 15 भी सही नहीं है। सही बता रहा हूँ सर, आपके 15 भी सही नहीं है। बहुत कम बच्चों के, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जिन्होंने बहुत ध्यान से प्रोविजन पढ़े होंगे, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, तब जाके आपके 15 से ऊपर सही होंगे। और अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे प्राउड फील हो आप लोगों के ऊपर कि वाकई आप सही ढंग से पढ़ रहे हो। बट अगर नहीं है तो चेक करो गलती हुई कहाँ है, वीडियो पीछे करके दोबारा सुनो, जहाँ पे डाउट है कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि अगली क्लास से पहले उसको हम डिस्कस करें।
और आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा एमसीक्यूज करके, कि वाकई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, एक आ रहा होगा कि नहीं सर हमें ऐसे एमसीक्यूज कराते रहो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे, ठीक है। और आगे जाके और बढ़िया एमसीक्यूज करेंगे, और हर चैप्टर के एमसीक्यूज कराऊंगा सर, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि वाकई अब हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चलो ये 20 के 20 एमसीक्यूज फाइनली हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे निकले हैं, एक बार इन सबको देख लेना जी। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। उम्मीद करूंगा सारे एमसीक्यूज एक बार आपके क्लियर हो चुके होंगे जी, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। सैलरी की ही रिवीजन क्लास हम कर रहे हैं, उसमें प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे को हम रिवीजन करेंगे प्रोविडेंट फंड वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। चलो जी बाकी मुलाकात करते हैं ट्यूसडे को शाम को 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय।